नमस्कार। इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में हम मौजूद हैं और जिला कांगड़ा की बात करें तो अब जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में या जिला कांगड़ा में सुगम स्वास्थ्य के तहत जो है अब जो आपका उपचार है वो इजी हो पाएगा या हम कह सकते हैं कि आसान हो पाएगा। अब आपको बार बार पर्चियां बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एकमात्र ओटीपी से जो है आपकी पर्ची जो है रजिस्टर हो जाएगी। उसी पर्ची का इस्तेमाल आप आगामी समय में अपने उपचार के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, बात करें सुगम स्वास्थ्य की तो सुगम स्वास्थ्य के तहत एक ऐप जो है डेवलप की गई है और उसी ऐप के तहत हम बात करें जैसे आभा ऐप है, उसी ऐप की तरह एक सुगम स्वास्थ्य ऐप भी बनाई जा रही है या उसको जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो उपचार है उसको आसान किया जा सके। उसी उपचार के तहत कई सुविधाएं जो है मरीजों को मिलेंगी क्योंकि बार बार जो पर्चियां बनाने का काम वो नहीं होगा और पेपरलेस जो है उसको बनाया जाएगा ताकि अपडेट जो पहले की अपडेट है मरीज की वो भी रखी जा सके और बाद का जो अपडेट है आंकड़ा है उसको भी रखा जा सके। इसी को लेकर आज हम बात करें तो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं यहाँ के या एमएस हम कह सकते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ विशेष तौर पे इस सुगम स्वास्थ्य ऐप को लेकर इनका कहना है। और साथ ही बात करें दिवाली की तो पिछले कल दिवाली के दिन कई मामले जो है यहाँ पे इमरजेंसी में सामने आए हैं आग लगने के या किसी की जो स्वास्थ्य है या किसी को नुकसान अगर पटाखों से हुआ है उसका, तो कितना आंकड़ा ये आया है, पहले से बड़ा है या कम हुआ है, इस बारे में जानकारी लेंगे। तो बने रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। सुगम स्वास्थ्य एक सिस्टम है जो सरकार द्वारा ही जो है उसकी शुरुआत करी गई है। तो एक तरह से जो सुगम स्वास्थ्य है हमें पेपरलेस होने की तरफ को ले जाने के लिए एक कदम है। इसमें जो तरीका है वो ये है कि आप घर बैठे ही जो है इस ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें अस्पताल की पर्ची बना सकेंगे। उसमें एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो अस्पताल आकर के आप जिस भी ओपीडी में जिस भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं वहाँ पर आप जाकर के अपनी उस पर्ची का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक सॉफ्ट फॉर्म में आपके मोबाइल फ़ोन पे रहेगी। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और जो डॉक्टर्स यहाँ पे होंगे जिन्हें भी आप दिखाना चाहते हैं उनके पास भी इसका प्रावधान होगा कि वो जब वो उस ऐप में लॉगिन करेंगे तो उनको उस दिन के अपने मरीजों की लिस्ट आ जाएगी जिस पे क्लिक करके वो आपका नंबर निकाल सकते हैं। आपकी पर्ची जो है उनके सिस्टम पे आ जाएगी जहाँ पर वो आपको देख करके एग्जामिन करेंगे, आपके टेस्ट लिखना है तो वो लिखेंगे, आपको दवाइयाँ लिखेंगे। और इवेंचुअली जब ये और डेवलप हो जाएगा ये सिस्टम तो वही पर्ची जो है एक सॉफ्ट फॉर्म में लैब में या फार्मेसी में जहाँ पे भी उन्होंने एडवाइस करा है वहाँ पे वो खुल सकेगी, जहाँ पे डिस्पेंसिंग जो दवाई का वितरण है वो उसके हिसाब से हो पाएगा। अगर टेस्ट कोई करने हैं तो उसके हिसाब से वो उसको किया जा सकेगा। भविष्य में इस पूरे सिस्टम को इंडोर के साथ भी जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आउटडोर में ओपीडी में अगर किसी मरीज को दाखिला लिखा जाता है तो वो जब इंडोर वाला जो भी डॉक्टर है या वहाँ पे काम करने वाले जो भी कर्मी हैं वो जब अपना सिस्टम खोलेंगे तो उनको वहीं पे पता लग जाएगा कि हाँ ये मरीज जो है इसको दाखिल करा गया है और इसे ट्रीटमेंट पे डाला गया है। तो धीरे धीरे ये जो कतारें हमारी हैं वो भी कम होने की संभावना है और पेपरलेस हम हो जाएंगे, पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा तो बहुत सारा जो हम गार्बेज क्रिएट करते हैं वो भी शायद नहीं होगा किसी को। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमने इसकी शुरुआत जनरल ओपीडी से शुरू की है जिसमें थोड़े मरीजों को हमने ऑन बोर्ड लिया है। अभी हमारा जो पुराना सिस्टम है वही डोमिनेंस उसी का है, वही चल रहा है, वही पर्ची जिस तरह से रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बनती है वैसी चल रही है। इस सिस्टम को डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी कुछ डॉक्टरों को ट्रेन करा गया है, बाकी डॉक्टर्स को ट्रेन करना आवश्यक है। और इसमें जो शुरुआत हुई है उसमें अगर कोई समस्याएं हमें आती हैं तो हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ उनको टेकअप करके फिर देखेंगे कि इस सिस्टम में और हमें क्या क्या समस्या आ सकती और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। अभी हमारे पास हाँ कमी तो चल रही है लेकिन अभी हाल ही में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं उनके ऑर्डर्स धर्मशाला हॉस्पिटल के लिए हो चुके हैं। उनका भी जो एमडी का कोर्स है वो पूरा नहीं हुआ है तो जैसे ही वो पूरा होगा वो लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे। तो महीने के अंदर अंदर आशा है कि वो लोग भी आ जाएंगे। बाकी समय समय पर हमारे पास जो भी ना सिर्फ डॉक्टर्स की बाकी भी स्टाफ की अगर कोई कमी है तो हम समय समय पर जो है अपनी हायर अथॉरिटीज़ का अवगत कराते रहते हैं। और जैसे ही लोग पास आउट होते हैं चाहे वो पीजी हो एसआरशिप करके हो तो उस तरह के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों के ऑर्डर्स भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में उम्मीद यही है कि जो रिक्त चल रहे हैं पद वो भी जो है वो पूरे कर दिए जाएंगे। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि लोगों को ये धारणा बन चुकी है कि यहाँ से रेफर जो है कर दिया जाता करने के लिए या अस्पतालों के लिए, जबकि जनरल हॉस्पिटल काफी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं जी इस धारणा को किस तरह दूर किया जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आते हैं कि इनको ये कहा जाता है कि रेफर कर दिया गया या कुछ और इसको लेकर
हाँ, रेफरल यहाँ पर होता है, जैसे हमारे पास इस वक़्त ईएनटी का कोई विशेषज्ञ नहीं है, मेडिसिन का कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो जनरल मेडिसिन एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत तरह-तरह के मरीज़ जो हैं वो होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास सर्जन तो है, वो ऑपरेट करना चाहता है लेकिन उनको ही मेडिकल ओपिनियन की आवश्यकता पड़ गई तो मतलब वो रेफ़र होंगे। जब वो रेफ़र होंगे तो मरीज़ को भी कई बार लगता है जब मैं जा ही रहा हूँ तो मैं वहाँ का भी एक राय ले लूँ, तो कुछ रेफ़रल तो इसलिए भी होते हैं। कुछ रेफरल ये होते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल स्पेशलिटी का डॉक्टर है, कभी ना कभी अगर वो छुट्टी पे जाते हैं, तो उस वक़्त जब उनकी एब्सेंस होती है तो फिर उनको रेफरल, अगर उनको स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो उनको भी रेफ़र किया जाता है। और कल के दिन में कुल मिला कर के हमारे जो इमरजेंसी थी उसमें मरीज़ भी बहुत आए। अगर 24 आवर्स देखें हम, कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक, तो करीबन हमारी इमरजेंसी में 200 के लगभग मरीज़ टोटल आए हैं, जिसमें से 27 लोग जो थे वो माइनर बर्न्स के थे। कोई भी ऐसा मेजर बर्न वाला कोई भी मरीज़ हमारे पास नहीं आया, ना कोई रेफरल या एडमिशन नहीं हुआ है। तो तकरीबन ये लोग वो थे जिनको बर्न्स छोटे-मोटे हुए थे और जो अपनी ट्रीटमेंट करवा कर के अस्पताल से चले गए, घर जा सके हैं। जी। पिछले साल के मुताबिक इस बार कितने केसेस? पिछले साल भी लगभग इतने ही थे, हर साल इतने कर केसेस जो हैं वो आ जाते हैं। और यूजुअली ये जो केसेस जो हैं, अगर इनका टाइम देखा जाए तो शाम के समय जब पटाखे चलाने का समय होता है उसी वक़्त ये लोग आए हैं। पहला केस हमारा 8 बजे के करीब आया, दिन के समय 1 या 2 केसेस आए थे। तो 8 बजे के बाद ही ये तकरीबन सारे के सारे केसेस आए हैं, जिस वक़्त बहुत आतिशबाज़ी हो रही होती है, पटाखे फोड़ रहे होते हैं लोग। जी। कितने एज ग्रुप के जो है पेशेंट ऐसे रहते हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पे हमें ये डर रहता है कि बच्चों को ज़्यादा चोट लगी होगी, वहाँ अगर इन 27 में देखा जाए तो 10 साल से या 12 साल से कम सिर्फ 3 ही बच्चे जो थे वो आए। सबसे छोटा जो बच्चा वो 5 साल का था, हाथ में शायद थोड़ी-सी बर्न थी उसके। और जो एडोलेसेंट एज के हैं 12 से लेकर के 17-18 साल तक के 4-5 बच्चे थे। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो 25 से ऊपर के बच्चे थे, 25 और 40 के बीच के थे। तो ये जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें बर्न्स जो थे वो ज़्यादा थे जो कल केसेस आए आज हैं। कुछ लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, जी। कुछ लोगों ने आज सेलिब्रेट करनी, आज मना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा कि कितना नुकसान एक फैक्टर से एक व्यक्ति को हो सकता है, कितने हद तक हो सकता है? जी, देखिए, आतिशबाजियाँ या क्रैकर्स या हम फायरवर्क्स जिनको बोलते हैं, उनसे नुकसान इंडिविजुअल को भी होने की संभावना है और वातावरण तो हमारा प्रदूषित होता ही होता है। तो आग्रह ये रहेगा कि कम से कम लोग जो हैं वो आतिशबाजी का इस्तेमाल करें। और भी तरीके हैं खुशियाँ मनाने के, हम दिए, कैंडल्स ये सब जला सकते हैं। और जो पर्सनल नुकसान होने की बात है उसमें बर्न इंजरीज़ जो हैं, जैसे मैं बता रही हूँ 27 आए, फॉर्चुनेटली कम बर्न्स थे, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी एहतियात अगर बरती जाए तो इतने भी बर्न्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि एक तो जब आप आतिशबाज़ी फोड़ते हैं तो किसी लंबी फुलझड़ी या उस चीज़ को लेकर के उसको बर्न करने की कोशिश करें। आम तौर पे जो बर्न्स आते हैं वो हाथों में हुए होते हैं, और हाथों में इसलिए होते हैं क्योंकि आप बहुत नज़दीक से, जैसे अनार ही चला रहे हैं, एक के साथ उसके साथ जोड़ करके दूसरा रख रहे हैं, वहाँ पर हाथ जलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो किसी भी लंबी चीज़ से, कैंडल से या किसी से अगर चलाने की कोशिश करेंगे वो तो सही रहता है। और दूसरा जो बर्न इंजरी को प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली इकट्ठे मिलकर के जब आतिशबाजी करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो एक जगह खुली आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पर आप ये आतिशबाजी करें, और कोशिश ये करें कि जो आपका पहनावा हो वो प्रोटेक्टिव हो।